द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इसका मतलब ये होता है बही खाता, रेस्पिरेशन का बही खाता। एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है वो हमने पिछले में बताया ही आपको। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है, या कभी कभी 36 भी बनता है। वो तो ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH बने थे ना, उस पे निर्भर करता है। ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH या तो 6 एटीपी बनाएंगे या 4 एटीपी बनाएंगे, ये शटल के ऊपर निर्भर करता है, ये हमने बताया था। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब है इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। ये संभव है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ग्लूकोज से कितना नेट गेन होता है एटीपी का, इसको निकाला जा सकता है। ये पॉसिबल है। क्या कैलकुलेट करना पॉसिबल है कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनेगा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। द NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनता है, कितने NADH बनते हैं ग्लूकोज से? 2 NADH बनते हैं। इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये जाते नहीं है स्वयं। NADH स्वयं नहीं जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं शटल के जरिए। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना था, यहां पर लिखा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये खुद जा रहा है अंदर। NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर प्रवेश नहीं करता, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर NADH के इलेक्ट्रॉन अंदर NAD के पास चले गए, अगर NADH के इलेक्ट्रॉन अंदर NAD के पास चले गए तो अंदर बन जाएगा NADH, और एक NADH से 3 ATP बनेंगे और 2 NADH से 6। अगर ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH बने थे उसके इलेक्ट्रॉन FAD के पास चले गए, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर FAD के पास चले गए, तो अंदर FADH2 बन जाएगा और एक FADH2 से 2 ATP। तो वहां पर एक नुकसान होगा एक ATP का। तो 2 NADH से या तो 6 ATP बनेंगे या 4 ATP बनेंगे, ये निर्भर करेगा शटल के ऊपर। ये शटल अलग है, ये शटल अलग है। Each NADH can synthesize either 3 or 2 ATP molecules। हर एक NADH या तो 3 ATP बनाएगा या 2 ATP बनाएगा, ये निर्भर करेगा इन दोनों में से कौन सा शटल है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ग्लूकोज ही रेस्पायर होता है। हमने प्रोटीन भी खाया, हमने फैट भी खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट, तो मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा है? हमारी बॉडी प्रेफर करती है ग्लूकोज को। तो कह रही ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस आर एंटरिंग द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट। ग्लूकोज के अलावा दूसरे सबस्ट्रेट क्या है? ये फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट है। आर एंटरिंग द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस। देखो, ग्लूकोज ही रेस्पायर होता है। दूसरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे फैट है और जैसे प्रोटीन है, ये इस पाथवे को शुरू नहीं कराते। पाथवे हमेशा ग्लूकोज से ही शुरू होता है। ये फैट और प्रोटीन सीधे पाथवे में एंटर नहीं करते हैं। कह रहा नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट। अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज के अलावा हमारे भोजन में फैट है और प्रोटीन्स है। ये रेस्पिरेशन की शुरुआत नहीं करते, ना ये बीच में ये शामिल होते हैं। लेकिन फैट और प्रोटीन जब डिग्रेड होते हैं तो फैट के टूटने से बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन के टूटने से बनते हैं अमाइनो एसिड्स। ये पाथवे में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन डायरेक्ट फैट और प्रोटीन पाथवे में शामिल नहीं होता। अभी हम बता रहे कैसे होते हैं, कहां पर। तो देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन फॉर द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनता है, यह संभव है, हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनएडीएच जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, ऐसा लग रहा है, वो स्वयं माइटोकॉन्ड्रिया में कभी नहीं जाते। लिखा है वो इनडायरेक्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एनएडीएच के, ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बना है इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर इस वाले शटल के थ्रू जाएंगे तो अंदर एनएडीएच बनेगा और एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनेगा। अगर इस वाले शटल के थ्रू एनएडीएच के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अंदर एफएडीएच2 बनेगा और एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एनएडीएच बने हैं? 2 का मतलब 6 एटीपी, 2 का मतलब 4 एटीपी। 6 बनेंगे या 4? अगर 6 बनेंगे तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी हो जाएगा। अगर 6 बनेंगे तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी होगा, और अगर 4 बनेंगे तो एक ग्लूकोज से 36 एटीपी होगा। ये अंतर हो जाएगा। तो एक ग्लूकोज से 36 से 38 एटीपी बनते हैं। ग्लूकोज ही रेस्पायर होता है, फैट और प्रोटीन डायरेक्ट शामिल नहीं होते इसमें रेस्पिरेटरी पाथवे में। देयर कैन बी ए नेट गेन ऑफ 38 मॉलिक्यूल्स। नेट गेन कितने मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी का? 38 मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नहीं टूटते। ये ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन है और बनता है इथाइल अल्कोहल। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड अभी नहीं टूटे हैं, तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन है। वेयर इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीटली डिग्रेडेड टू। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट जाता है, ये कंप्लीट डिग्रेडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन है, अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड बचे हुए हैं। वेयर इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है क्योंकि यहां पर कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। फर्मेंटेशन में नेट गेन 2 मॉलिक्यूल एटीपी का है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, वही है बस। फर्मेंटेशन कहां से शुरू होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बनेगा या तो इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। यहां तक हो गया ये फर्मेंटेशन। ग्लूकोज से शुरू हुआ, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बना। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एटीपी केवल 2 ही बनते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस वाले ही हैं। तो इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड। हर ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में टूट रहा है तो फर्मेंटेशन में केवल 2 ही एटीपी का लाभ होता है, नेट गेन। तो अगर इधर 38 फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक हो गया। फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है? एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक में कितना रेशियो है? एरोबिक है 38, एनारोबिक है 2, तो हो गया 19:1। ये आ गया। तो एरोबिक और एनारोबिक का रेशियो कितना हो गया? 19:1। ऐसे सवाल आते हैं, मिलेंगे तुम्हें सवाल। अब NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो फर्मेंटेशन में फिर से NAD में कन्वर्ट होता है। फर्मेंटेशन ज्यादातर 2 स्टेप में पूरा होता है और फर्मेंटेशन के दौरान हमने देखा कि NADH NAD में फिर से बदलता है। NADH NAD में ETS में भी तो बदलता है, ETS में भी तो यही होता है। क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH2 बनते हैं वो ETS में फिर से NAD और FAD में चेंज होते हैं। फर्मेंटेशन में भी NADH NAD में बदलता है और ETS में भी NADH NAD में बदलता है, लेकिन एक अंतर है, फर्मेंटेशन में ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ETS में
ये बहुत फास्ट होता है, NADH का NAD में कन्वर्जन फास्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ETS में, और फर्मेंटेशन में स्लो। NADH is oxidized to NAD slowly in fermentation as compared to aerobic respiration यानी ETS। एरोबिक मतलब ETS। ये तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, ये देख लेना। फिर आ रहा है एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन जो है वो केवल कैटाबॉलिज्म नहीं है, रेस्पिरेशन केवल कैटाबॉलिज्म नहीं होता। यहां पे कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटना, कैटाबॉलिज्म का मतलब ग्लूकोज टूटेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड टूटेगा और NADH और FADH2 सब बनेंगे, और भी कंपाउंड्स बनेंगे। तो रेस्पिरेशन केवल ऑक्सीडेशन यानी कैटाबॉलिज्म नहीं है, केवल टूटना नहीं है। रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीजें बनती भी हैं। क्रेब्स साइकिल में कितने ऑर्गेनिक एसिड बने? 10 ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, बनना एनाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का टूटना कैटाबॉलिज्म। क्रेब्स साइकिल में 10 ऑर्गेनिक एसिड का बनना, क्रेब्स साइकिल में 10 ऑर्गेनिक एसिड का बनना मतलब एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन केवल कैटाबॉलिज्म नहीं होता, रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म भी है और एनाबॉलिज्म भी है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा है? ये एम्फीबोलिक पाथवे है, बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी पाथवे में एनाबॉलिज्म भी है। क्रेब्स साइकिल में 10 ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, बनते मतलब एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज टूटता है, टूटना मतलब कैटाबॉलिज्म। इट वुड हैज बी बेटर टू कंसीडर द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ये सही होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा कि रेस्पिरेटरी पाथवे को हम क्या बोले? एम्फीबोलिक पाथवे। इसको हम कैटाबोलिक नहीं कह सकते, ये कैटाबोलिक के साथ साथ एनाबोलिक भी है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में कितने ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं? 10, बनना इज एनाबॉलिज्म। चलो इधर देखते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे है। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में सबसे पहले ग्लूकोज रेस्पायर होता है, सबसे पसंदीदा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो बॉडी पसंद करती है, वो है ग्लूकोज। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। पौधे के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो सुक्रोज हो, स्टार्च हो, सबसे पहले उनको ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। ग्लूकोज से शुरू होता है रेस्पिरेशन। तो मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। तो कह रहा ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने से पहले, रेस्पिरेशन में यूज होने से पहले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। पौधे में सुक्रोज भी है, पौधे में स्टार्च भी है और एनिमल में ग्लाइकोजन भी है। तो सबसे पहले इन सबको किसमें टूटना पड़ेगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज से शुरू होगा रेस्पिरेटरी पाथवे। सी फिगर टू सी द पॉइंट्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे में देखो कौन सा सबस्ट्रेट कहां पे एंटर करता है। अब इधर देखो, ये एक रेस्पिरेटरी पाथवे है। यहां पर 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दे रखे हैं, कौन कौन से? यहां पर 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दे रखे हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फैट सीधे इस पाथवे में भाग लेते नहीं, प्रोटीन भी इस पाथवे में सीधे भाग नहीं लेंगे, शुरू में शामिल नहीं होते, बाद में शामिल होंगे। शुरू में कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट के अलावा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सबसे पहले रेस्पिरेटरी पाथवे शुरू कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है पहले उनको बदलना पड़ेगा ग्लूकोज में। जैसे पौधे में सुक्रोज भी होता है, पौधे में स्टार्च भी है और हमारे में ग्लाइकोजन है। सबसे पहले बदलना पड़ेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज शुरू करेगा ग्लाइकोलाइसिस, ये चल रही ग्लाइकोलाइसिस,
एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बना? 2। ये याद नहीं करना है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक, पूरी साइकिल नहीं है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, फिर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम एक साइक्लिक पाथवे में चला जाता है, वो क्रेब्स साइकिल है। क्या है ये? हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, और ये हो गया क्रेब्स साइकिल। इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये लिंक रिएक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है। चलो अब देखते हैं। ये तो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है जो हमने पढ़ाया तुम्हें। फैट और प्रोटीन इस पाथवे में शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत से नहीं होंगे। शुरुआत से ना फैट शामिल हो रहा है इसमें, ना प्रोटीन। फैट पहले टूटेगा। फैट किसमें टूटता है? फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये फैट के डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट है। फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन टूटेगी, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगी। प्रोटीन के डाइजेशन से बनेंगे अमाइनो एसिड। अब जरा देखो, ग्लिसरॉल कहां पे शामिल हो रहा है? ग्लिसरॉल इस पाथवे में शामिल हो रहा है कहां पे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तो कहते हैं इसे। तो फैट पहले टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट सीधा इस पाथवे में नहीं शामिल होगा, पहले टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल शामिल होगा यहां पे पीजीएल के पास। डीएचएपी लिखा लेकिन तुम याद करना पीजीएल इस पाथवे में यहां शामिल होगा। फैटी एसिड इस पाथवे में कहां शामिल होगा? एसिटाइल कोएंजाइम के पास। यानी फैटी एसिड के टूटने से बनेंगे, फैटी एसिड के टूटने से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम और इस पाथवे में शामिल हो गया। ग्लिसरॉल के टूटने से बनेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इस पाथवे में यहां पे शामिल हो गया। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से है। अलग अलग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है, लेकिन ज्यादातर अमाइनो एसिड यहां पे शामिल होते हैं पायरुविक एसिड पे। कुछ अमाइनो एसिड यहां पर भी शामिल होते हैं और कुछ क्रेब्स साइकिल के अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड उस वाले स्टेप पे शामिल होते हैं। नहीं समझे? अमाइनो एसिड 3 जगह से इस पाथवे में प्रवेश करेंगे। या तो यहां पे प्रवेश करेंगे, ज्यादातर यहीं पे प्रवेश करते हैं, कुछ यहां से यहां पे प्रवेश करेंगे और कुछ क्रेब्स साइकिल के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अमाइनो एसिड अलग अलग जगह पे इस पाथवे में शामिल होंगे। ज्यादातर पायरुविक एसिड के यहां पर शामिल होंगे, यानी ज्यादातर अमाइनो एसिड टूटने के बाद ये बनाएंगे पायरुविक एसिड। कुछ बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, कुछ अमाइनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इसके अंदर होता है। ठीक, लेकिन तीनों ही पाथवे में एक चौराहा बनता है। ये जरूर बनेगा तीनों पाथवे में। ये क्या चीज है? ये है एसिटाइल कोएंजाइम, इसे बोलते हैं ट्रैफिक जंक्शन। ये तीनों पाथवे में बनेगा। ये चौराहा है क्रॉसिंग। ये वाली सड़क भी यहीं आ रही, ये वाली सड़क भी यहीं आ रही और ये वाली सड़क भी यहीं आ रही। तीनों यहां पर मिलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। ये तीनों पाथवे में बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम तीनों पाथवे में बनेगा। तो अब ये बताओ, अगर फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करना है तो फैट इस रेस्पिरेटरी पाथवे में कहां पर एंटर करेगा? तुम कहोगे ग्लिसरॉल एंटर करेगा यहां पे, फैटी एसिड टूट के बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, यहां पे एंटर करेगा। अमाइनो एसिड या तो यहां पे या तो यहां पे या तो यहां पे, ज्यादातर तो पायरुविक एसिड पे ही होते हैं। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग जगह पे शामिल हो सकते हैं। तीनों ही पाथवे में एक चौराहा तैयार होता है जो यहां पर ये मिलते हैं। तीनों पाथवे यहां पे आके मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रैफिक जंक्शन कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? फैटी एसिड के टूटने से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। टूटना है कैटाबॉलिज्म। टूटना क्या है? कैटाबॉलिज्म। अब सेल को फैटी एसिड की जरूरत पड़ी, इसी एसिटाइल कोएंजाइम में से ही बनेगा। सेल के अंदर फैटी एसिड की जरूरत पड़ी तो यही एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड को बनाएगा। बनना एनाबॉलिज्म, बनना। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म यानी एम्फीबॉलिक है। कैसा है? एम्फी मतलब दोनों है।
फैटी एसिड टूटेगा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, टूटना कैटाबॉलिज्म। एसिटाइल कोएंजाइम में मिल करके फैटी एसिड को बना भी सकता है। फैटी एसिड की जरूरत है सेल को, एसिटाइल कोएंजाइम में से बनेगा, बनना एनाबॉलिज्म। फैटी एसिड का टूटना कैटाबॉलिज्म, फैटी एसिड का बनना एनाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एम्फीबोलिक पाथवे एंट्री देख लो कहां कहां पे एंटर कर रहा है, ये आ सकता है। ग्लिसरॉल एंटर कर रहा है पीजीएल के पास, डीएचएपी भी होगा, वो भी सही है, दोनों सही है। ये दोनों आइसोमर है, दोनों ही सही माना है। तो ग्लिसरॉल एंटर करता है इस पाथवे में, या तो पीजीएल लिखना या डीएचएपी ढूंढना। फैटी एसिड इस पाथवे में एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम पे। अमाइनो एसिड इस पाथवे में एंटर करेंगे या तो पायरुविक एसिड पे या एसिटाइल कोएंजाइम पे या क्रेब्स साइकिल के अंदर। See figure to see the points of entry of different substrate in the respiratory pathway. कहां कहां पे कौन कौन एंटर कर रहा है देखो। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। फैट्स पहले किसमें टूटे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं में टूट गए। इफ फैटी एसिड वर टू रेस्पायर्ड, फैटी एसिड को रेस्पिरेशन में भाग लेना है, दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम। तो पहले उनको टूटना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम। तो फैटी एसिड को इस रेस्पिरेटरी पाथवे में शामिल होना है, तो फैटी एसिड को डिग्रेड यानी टूटना पड़ेगा पहले किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। और एसिटाइल कोएंजाइम इस पाथवे में आ गया, इस पाथवे में बनता भी है, तो फैटी एसिड यहां पे शामिल हो गए। इस पाथवे में फैटी एसिड यहां पे शामिल हो गए, क्योंकि फैटी एसिड के टूटने से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू, ग्लिसरॉल इस पाथवे में एंटर करेगा जब किसमें बदल जाएगा, पीजीएल या डीएचएपी। ग्लिसरॉल यहां पे एंटर कर रहा है पीजीएल या डीएचएपी के पास। तो ग्लिसरॉल को इस पाथवे में शामिल होना, तो पहले ग्लिसरॉल को टूटना पड़ेगा, ग्लिसरॉल टूटेगा पीजीएल में और इस पाथवे में शामिल हो गया। प्रोटीन्स एंटर द पाथवे एज पायरुवेट, कुछ अमाइनो एसिड पायरुवेट पे एंटर करते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम पे। प्रोटीन एंटर द पाथवे एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। हमने क्या बताया, प्रोटीन टूटेगा पहले अमाइनो एसिड में, कुछ अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड बनाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं, कुछ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल के अंदर है उसको बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड 3 जगह पे एंट्री मारते हैं। तो प्रोटीन्स एंटर द पाथवे एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे। फैटी एसिड को टूटना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम में रेस्पिरेटरी पाथवे में शामिल होने से पहले। इस रेस्पिरेटरी पाथवे में शामिल होने से पहले फैटी एसिड को किसमें टूटना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। अरे टूटना क्या कहलाता है, टूटना ब्रोकन कैटाबॉलिज्म। ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, जब उस ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से फैटी एसिड बनेगा। जब सेल को फैटी एसिड की जरूरत है तो यही एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड को बना भी देगा। बनना क्या है, सिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म। तो हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे में फैटी एसिड टूटेगा भी, टूटेगा मतलब कैटाबॉलिज्म, और फैटी एसिड बन भी सकता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म। टूटना कैटाबॉलिज्म है और सिंथेसिस यानी बनना, सिंथेसिस यानी बनना एनाबॉलिज्म है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों नजर आ रहे हैं, एनाबॉलिज्म भी देखने को मिल रहा है, कैटाबॉलिज्म भी। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि रेस्पिरेटरी पाथवे को हम क्या बोले, रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे बोले, इसको कैटाबॉलिक कहने की बजाय। रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबॉलिक पाथवे ना बोल करके
इसको हम लोग बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। कर ले जाओगे? तुम एंट्री याद रखना, फैट अगर रेस्पिरेशन में भाग लेगा तो पहले टूटना पड़ेगा इसको। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंटर करेगा पीजीएल डीएचएपी के पास, और फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के पास। प्रोटीन्स को रेस्पिरेटरी पाथवे में भाग लेना इसमें, तो पहले टूटना पड़ेगा अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ पायरुविक एसिड बनाएंगे, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में, कुछ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर। आरक्यू क्या होता है? रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम CO2 का निकला है, इवॉल्व हुआ है, और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम हुआ है, इसके रेशियो को कहते हैं आरक्यू। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इसके रेशियो को कहते हैं आरक्यू। आरक्यू एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या होगा? आरक्यू एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखो, C6H12O6 C2H5OH प्लस 2CO2 हो गया। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन। इसमें कितना CO2 निकल रहा है? आरक्यू क्या होता है? CO2 का वॉल्यूम अपॉन कितना वॉल्यूम CO2 का निकल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। उसमें CO2 कितना निकल रहा है? 2। ऑक्सीजन, अरे भैया एनारोबिक है तो ऑक्सीजन 0 होगा, तो आरक्यू आएगा इनफाइनाइट। कितना आ गया? इनफाइनाइट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू इनफाइनाइट होता है भैया, 0 से भाग करोगे इनफाइनाइट आएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का आरक्यू कितना होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती नहीं 0, कार्बन डाइऑक्साइड 2 निकल रही है उधर, तो 2/0 इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? 0 से भाग करोगे इनफाइनाइट। आरक्यू एरोबिक रेस्पिरेशन का डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, लिखा होगा। आरक्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है। ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है, तो आरक्यू की वैल्यू अलग अलग आती है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, एंड CO2 इज रिलीज। CO2 बाहर निकाली जाती है, पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाला है पौधे ने, इवॉल्व किया है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है रेस्पिरेशन के दौरान, तो रेस्पिरेशन के दौरान कितना CO2 पौधे ने निकाला और कितना O2 पौधे ने यूज किया, इसके रेशियो को कहते हैं आरक्यू। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। एरोबिक रेस्पिरेशन का आरक्यू डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इक्वेशन आती है C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बचा नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कितना CO2 है? आरक्यू क्या हो गया? CO2 अपॉन O2। कितना CO2 है? 6। कितना O2 है? 6, तो 6/6 कितना हुआ? आरक्यू अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है, तो आरक्यू की वैल्यू 1 को कहते हैं यूनिटी। 1 आता है, 1 का मतलब यूनिटी। अब फैट अगर है, तब देखो, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट है, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द आरक्यू इज लेस देन 1। इधर देखो इक्वेशन क्या है,
ये है पामिटिक एसिड, ये ट्राइपामिटिन है, ये पाम ऑयल है, पाम ऑयल, ट्राइपामिटिन, ट्राइग्लिसराइड है ये, जो बायोमॉलिक्यूल में सिखाया था। 3 इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, पामिटिक एसिड, ट्राइपामिटिन के अंदर। ट्राइपामिटिन में कितने पामिटिक एसिड है? 3। इसमें कार्बन कितनी है कभी कभी पूछा जाता है। ट्राइपामिटिन यानी पाम ऑयल, कितनी कार्बन है? C51। पूरी इक्वेशन ये है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद कर लेना। आरक्यू कैसे निकालोगे? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली है? CO2/O2 है। CO2 कितना है? 102। O2 कितना है? 102 CO2 है, 145 O2 है। कार्बन डाइऑक्साइड 102 निकली, 145 ऑक्सीजन यूज हुई, तो आरक्यू कितना आया? 0.7 आया। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट है जैसे ट्राइपामिटिन, ट्राइपामिटिन एक फैट है, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई फैट जैसे ट्राइपामिटिन है, तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आती है? आरक्यू की वैल्यू 0.7 है, लेस देन 1। 1 से कम है। 0.7 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 1, लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हो तो आरक्यू की वैल्यू 0.9 आती है। इक्वेशन मत याद करना, इसमें भी लेस देन 1 है, इसमें भी क्या है? लेस देन। अब सवाल देखो टेढ़ा कैसे आता है। सवाल टेढ़ा इसे आता है कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर कोई फैट या प्रोटीन है तो उसमें आरक्यू की वैल्यू 1 से कम क्यों आती है? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या प्रोटीन है तो उसमें आरक्यू की वैल्यू 1 से कम आ रही है। फैट में 0.7 और प्रोटीन में 0.9 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हाँ, फैट्स के अंदर ऑक्सीजन है कम, फैट्स के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। फैट्स और प्रोटीन में ऑक्सीजन पाई जाती है कम, तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अरे तुम्हारे शरीर की चर्बी कब पिघलेगी? जब तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, बहुत ऑक्सीजन पहुंचेगी, वरना कभी चर्बी गले ही नहीं। फैट्स और प्रोटीन में ऑक्सीजन होती है कम। कितनी ऑक्सीजन है? कार्बन तो 51 है, हाइड्रोजन 98 है, और ऑक्सीजन केवल 6 ही है। C51H98O6, ऑक्सीजन बहुत कम है। फैट्स और प्रोटीन्स में ऑक्सीजन कम होती है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से आरक्यू की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, ऊपर कम हो गया, CO2 कम हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, वैल्यू आरक्यू की 1 से कम आई। सवाल ये पढ़ना ये होता है, उससे कहते हैं, सब नहीं जानते गहराई इतनी, ना पढ़ाएंगे तुम्हें। फैट्स और प्रोटीन में ऑक्सीजन है कम, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी नीचे वाली, तो आरक्यू की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। चलो बढ़िया। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। लिविंग बीइंग में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कभी भी एक प्योर होता नहीं। प्योर प्रोटीन फैट्स कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते। जैसा चना ले लो, चने में 100% प्रोटीन थोड़ी ना होती है। चने के अंदर प्रोटीन है, हम जानते हैं ज्यादा, लेकिन चने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कभी भी फैट और प्रोटीन एकदम शुद्ध नहीं हो सकते। फैट के साथ भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन के साथ भी जैसे मूंगफली का दाना है कह लो पीनट सीड का आरक्यू निकालो, मूंगफली के दाने का आरक्यू निकालो। अरे मूंगफली के दाने में फैट है, तेल होता है, मूंगफली का तेल उसी से निकलता, फैट है, लेकिन उसके अंदर मीठा मीठा कार्बोहाइड्रेट भी तो है। तो बताने का मकसद है प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्योर प्रोटीन और फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं। अरे कुछ भी ले लो, आलू ले लो, आलू के अंदर भी 100% कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत प्रोटीन और फैट हो सकता है। कर ले जाओगे तो हो गया चैप्टर।